Hello everyone and welcome to AeroTap. You are watching the Abhyas series for MCQ revision for the JIB examination और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी MCQs फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर डी ऑफ दी AFM कंपोनेंट, यानी हमारी मैकमिलन बुक्स में जो मॉड्यूल डी AFM कंपोनेंट के चैप्टर्स हैं उनके पीछे जो MCQs दिए गए रहते हैं जस्ट इन द बुक वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस MCQs एंड देयर सॉल्यूशंस. सो बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट आर थर्ड बैच ऑफ द टारगेट JIB लाइव क्रैश कोर्स इज नाउ लाइव. और ये क्रैश कोर्स इसके अंदर जिसमें आपको लाइव क्लासेस हर कंपोनेंट की मिलती हैं, आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलती हैं हर चैप्टर की, आपको क्विजेस मिलते हैं हर चैप्टर के सॉल्व करने के लिए, और साथ ही आपको एक फुल फ्लेज्ड टेस्ट सीरीज जहां पर आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 टेस्ट्स पर सब्जेक्ट भी अवेलेबल होते हैं, जस्ट लाइक द पैटर्न दैट यू सी इन द एग्जाम. सो इन दिस कोर्स यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड एट अ फ्लैट 80% डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड LIVE80 अगर आप ये यूज करते हैं तो, राइट. तो इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं. आपकी लाइव क्लासेस, आपके जो नोट्स हैं, आपके चैप्टर वाइज क्विज हैं, आपकी टेस्ट सीरीज हैं एंड योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो 2023 में मई और अक्टूबर में पूछे गए थे, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है एंड 80% डिस्काउंट ऑन द टॉप ऑफ दैट ये भी आपको मिल रहा है. सो इफ यू वांट टू चेकआउट द कोर्स, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब चेकआउट करेंगे वहां पर आपको लिंक मिलेगा जहां से आप इस कोर्स का जो फ्री वर्जन है, जहां पर आपको डेमो मटेरियल दिखता है हमारा कि कोर्स किस तरीके का है, वो भी आप एक्सेस करके एक बार कोर्स को चेकआउट कर सकते हो. एंड देन इफ यू डिसाइड दैट यस यू वांट टू परचेज द कोर्स, यू कैन यूज द कोड LIVE80 टू गेट एन 80% डिस्काउंट, राइट. So now let us start ahead with the first question for the day. Which of the following statement is not correct? अब यहाँ पर आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है. ऐसे हाफ मार्कर क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. These kinds of questions can also be asked for 1 mark if the statements in the options they are a bit confusing. लेकिन यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है. आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है. इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स रेट इज सेम फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. Income tax rate is different for domestic and foreign companies, and the format for income tax return is different for different class of assessees. So अगर मैं incorrect statement ढूंढूं यहाँ पर तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये इनकरेक्ट होगा. देखिए, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, बिल्कुल सही है. जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. इनकम टैक्स रेट आपका इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनीज के लिए अलग अलग होता है. इसी तरीके से इनकम टैक्स रेट फॉर कंपनीज विच आर इंडियन कंपनीज एंड दी फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, उनके लिए भी अलग अलग रेट होते हैं. तो ऑब्वियसली यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट जो हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या होना चाहिए था, द रेट इज डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड ऑल्सो फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज. तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन नंबर डी, द फॉर्मेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट क्लास ऑफ असेसीज, ये भी बिल्कुल सही है. यहां पर एक स्टेटमेंट गलत है, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. The deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. is available under which section? कौन से सेक्शन में जो आप डोनेशंस करते हैं कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को या कुछ पर्टिकुलर फंड्स के अंदर जो फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये इनकम में से, आपकी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शन अलाउड होती है. कौन सा इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन इसको अलाउ करता है? सो अगर आप अपना सिलेबस देखते हैं AFM का, वहां पर आपको 7 to 8 सेक्शंस दिए हुए हैं और इन सेक्शंस के अंदर कौन सी एग्जेम्पशंस ऑफर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो भी आपको बताया गया है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज सर्टेन सेक्शंस एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट जहां पर आपको डोनेशंस करी जा रही हैं, दिस इज बेसिकली सेक्शन 80G, ठीक है. 80G के अंदर आपको ये सारी जो फंड्स की डोनेशंस हैं ये सब अलाउड होती हैं एंड वहां से आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज an individual gets an option to choose between the existing tax rates and the new concessional tax rates under which section? Basically this question is talking about the old and new tax regime. So the government had introduced this new tax regime way back in 2019-20 और वहां से एक नया सेक्शन डाला गया था, इंसर्ट किया गया था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर. उस सेक्शन को हम बोलते हैं 115BAC, ठीक है. यहाँ याद रखना है आपको, 115BAC इज द सेक्शन दैट इज a section inserting the new tax regime into our existing tax structure. और इस न्यू टैक्स regime के अंदर आप लोगों को कंसेशनल टैक्स रेट्स मिलते हैं एंड एग्जेम्पशंस नहीं मिलती हैं जो एग्जेम्पशंस आपकी ओल्ड टैक्स regime के अंदर मिलती थी, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following statements is correct about the deferred tax assets and liabilities as per the Indian accounting standards? Deferred tax assets और liabilities के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करनी है. क्वेश्चंस में जब भी आप एक्चुअल एग्जाम में या मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है. मेनी पीपल दे कमेंट दिस सिली मिस्टेक
and they end up answering for correct when the question is asking for incorrect और vice versa। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, डिफर्ड टैक्स एसेट्स शुड बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स। अब ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। क्यों गलत होनी चाहिए? देखिए, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं which basically give us a benefit in less than 12 months from the date of reporting। यानी कि एक साल के अंदर अंदर अगर ये एसेट्स आपके रियलाइज हो जाते हैं या सेटल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे करंट एसेट्स बनेंगे। बट अगर मैं डिफर्ड टैक्स एसेट की बात करता हूं, दीज टैक्स एसेट्स will be useful or beneficial or act as an asset for you in the next taxing year, next tax year, राइट। तो जिस दिन आप ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स को रिपोर्ट कर रहे हो, ऑलरेडी आप करंट टैक्स बना चुके हो, फाइल कर रहे हो, और जो भी डिफर्ड टैक्स एसेट होगा या लायबिलिटी होगी वो आपको अब एक्चुअली एक साल बाद फायदा या आपका नुकसान उसके तहत होने वाला है। सो देयरफॉर एनी डिफर्ड टैक्स और टैक्स एसेट और लायबिलिटी, इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज, अगेन दिस शुड बी इनकरेक्ट। डिफर्ड टैक्स एसेट्स शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, दिस इज राइट। ठीक है, तो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहता है कि आपको डिफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज को सेपरेटली अदर एसेट्स एंड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, अगर वो डिफर्ड टैक्स एसेट है तो अदर एसेट्स में आएगा, अगर वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में उसको हम डालते हैं। अगर कुछ कंपनीज हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर उसको सेपरेटली भी शो कर सकती हैं। ठीक है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज शुड बी क्लासिफाइड एज कंटिंजेंट लायबिलिटीज, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन फ्यूचर इवेंट जिसका आउटकम अनसर्टन है, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। ठीक है, उसके लिए जो हम प्रोविजंस रखते हैं वो हमारे कंटिंजेंट लायबिलिटीज या कंटिंजेंट प्रोविजंस होते हैं। तो डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी, देयर इज नथिंग अनसर्टन अबाउट दैट, तो इस वजह से हम उसको कंटिंजेंसी के अंडर नहीं डालते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ द टैक्स लॉ डज नॉट अलाउ एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर द डिसअलाउड अमाउंट विल रिजल्ट इन। देखिए, जो भी आपका टैक्स बनता है, this tax basically is a current tax। ये करंट टैक्स होता है जो आपको अपनी इनकम के ऊपर पेबल होता है, और ये करंट टैक्स आपको कितना देना है ये सारा इसी साल में देना होता है। और इस करंट टैक्स के साथ देयर आर सर्टेन डिफर्ड एसेट्स, जिसको हम डिफर्ड टैक्स एसेट्स बोल सकते हैं या टैक्स लायबिलिटी बोल सकते हैं, राइट। So this current tax is actually determined by the level of income that is computed in the current year। और इसमें अगर कोई ऐसा डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है तो वो आपका फ्यूचर में हमें फायदा करता है, और अगर कोई डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो उससे फ्यूचर में हमारा टैक्स जो है बढ़ जाता है। सो दैट इज वाई इफ देयर इज एन एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा जो टैक्स लॉ अलाउ नहीं करता है लेकिन अकाउंटिंग उसको अलाउ करती है, तो बेसिक उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी अकाउंटिंग इनकम होगी, इन दिस अकाउंटिंग इनकम वी विल डिडक्ट द एक्सपेंडिचर, राइट। सो आवर इनकम विल बी लेस। अगर हम इनकम से एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं, हमारी इनकम क्या बनेगी, करंट इनकम जो बनेगी वो बनेगी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यही एक्सपेंडिचर हमारे टैक्स लॉ जो है, अगर टैक्सेबल इनकम की बात करूं वहां अलाउ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पर इसको हम डिडक्ट नहीं कर सकते, नॉट डिडक्ट दिस एक्सपेंडिचर। इसको एक्सपेंडिचर ही नहीं माना तो इसे डिडक्ट नहीं करेंगे, देयरफॉर आवर इनकम विल बी मोर। हमारे टैक्सेशन पर्पस के लिए हमारी इनकम ज्यादा आएगी तो इससे हमारा करंट टैक्स ज्यादा बनेगा। ठीक है, इससे डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई एक्सपेंडिचर इस साल अलाउ नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं क्लेम कर सकता हूं तो वो डिफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। ऐसा कोई कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं इस साल क्लेम कर सकता हूं, अगले साल मुझे उससे फायदा मिलेगा तो डिफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, अदरवाइज इट विल बी अ लायबिलिटी। बट इन दिस केस आपका इंक्रीज्ड टैक्स हो जाएगा इसी साल में, इसी साल आपकी इनकम ज्यादा दिखाई देगी और आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next is question number 6. Now these questions related to GST, they are going to be quite simple. देखिए, GST is levied on which of the following transactions? ऐसे सिंपल सवाल आपको देखने को मिलेंगे in the GST chapter in the exam. तो GST किस पे लगता है? सेल एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल सही है, इस पे GST लगता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे भी लगता है, एंड लीजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे भी लगता है। सो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। एनी काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर द मनी एक्सचेंजेस हैंड्स and one side is providing certain kind of good or service to the other side, or is leasing some asset to the other side, or one side is actually importing something from outside the country but still he or she is paying for that goods or service, then again GST will be chargeable on all these transactions। ठीक है, which of the following items are not in the GST regime? तो GST regime में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? देखिए, एक हमारा क्रूड ऑयल,
और क्रूड ऑयल से बनने वाले जितने रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें हमारा पेट्रोल, डीजल, फ्यूल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके बाद जीएसटी रिजीम से अगर हम बात करें तो हमारी जो लिकर है, अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, ये भी आपका जीएसटी से बाहर रहती है। अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, नॉट फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। द अल्कोहल which is produced in the for the usage in industries, that is applicable for GST, but the liquor which is consumed by the humans, that is outside the perspective of GST. In addition to this, there are certain other exemptions granted by the GST council, ठीक है, उसमें भी आपको जीएसटी जो है वो नहीं पे करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज नॉट इन द जीएसटी रिजीम, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज आप लेते हैं, उस पर भी जीएसटी लगता है, नहीं करना पड़ेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जब आप लेते हैं, आप कैब्स हायर करते हैं या कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, यस यू विल हैव टू पे जीएसटी ऑन दैट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अंडर द सिस्टम ऑफ जीएसटी द थ्रेशोल्ड लिमिट इज व्हाट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो आपके जीएसटी सिस्टम में थ्रेशोल्ड हमने डिफाइन किया है, दैट एनी काइंड ऑफ अ सप्लायर ऑफ गुड एंड सर्विस, इफ देयर एनुअल टर्नओवर इज लेस देन दिस अमाउंट, दे नीड नॉट रजिस्टर फॉर जीएसटी और फाइल जीएसटी। तो ये थ्रेशोल्ड कितना रखा गया है हिली स्टेट्स के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, द अमाउंट इज 10 लाख। फॉर द अदर स्टेट्स दिस अमाउंट इज मोर। लेकिन ये स्टेट्स जो छोटे हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, एरिया ज्यादा नहीं है, हिली स्टेट्स के अंदर भी द ट्रांजैक्शंस आर नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट कि वहां पर आपका जो थ्रेशोल्ड है वो हम ज्यादा बढ़ाकर रख सकें, इसलिए हमने वहां थ्रेशोल्ड कम रखा है, ताकि वहां के जो वेंडर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं वो भी जीएसटी के लिए रजिस्टर कर सकें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। जीएसटी इज एम्ड एट ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस एंड ऑल्सो एट बेटर टैक्स कंप्लायंस। जीएसटी से टैक्स बेस बढ़ता है, ज्यादा लोग जीएसटी फाइल करेंगे, बिल्कुल सही बात है, और टैक्स कंप्लायंस इजी हो जाता है, क्योंकि ये सारा जो जीएसटी का सिस्टम है, इट इज क्वाइट ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पर आपका काफी कॉस्ट सेव होती है और आपका पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सेव होता है, ठीक है। जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन द कॉम्पोनेंट ऑफ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज देयर इज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट, right, for the raw materials that you are using in order to produce your final good, whatever GST you have paid to purchase that raw material, that GST you can get as a credit back. So therefore, whatever value addition you are doing that at a particular stage, only on that value addition some GST is chargeable, right? Next, GST is resulted in doing business more difficult. Now this is not correct. जीएसटी से हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ है, क्योंकि हमारी टैक्स कंप्लायंस जो है वो इजी हुई है, तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी को गलत स्टेटमेंट मानेंगे। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इट इंश्योर्स दैट इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स एंड स्ट्रक्चर्स आर यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। तो यस, इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स सब काफी ज्यादा यूनिफॉर्म हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि जीएसटी के जो टैक्स स्लैब्स हैं दे आर यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस द कंट्री, एक्सेप्ट फॉर द गुड्स विच आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, वहां पर आपके अलग अलग टैक्सेस जो है वो स्टेट्स में लगते हैं। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। Next comes question number 10. Which of the following erstwhile taxes have been replaced by GST? जो GST ने देखो सेल्स टैक्स को भी रिप्लेस कर लिया है, एक्साइज ड्यूटी को भी रिप्लेस कर लिया है, सर्विस टैक्स को भी रिप्लेस कर लिया है। Most of these state taxes they have been replaced by GST. So correct answer is option number D. Next, question number 11. The cost accountancy evolved mainly because cost accountancy क्यों evolve हुई है? Because the government made it compulsory? No, the government did not make it compulsory. The government basically makes only one kind of accounting compulsory, जिसको हम बोलते हैं financial accounting. Right? That has been made compulsory by governments all across the world. Right? Next is the financial accounting was not enough to take care of the increased complexity of business. This is the correct answer. क्योंकि financial accounting में हमें जो information मिलती है वो इतनी सफिशिएंट या इतनी इफेक्टिव नहीं है हमारे मैनेजमेंट के इंटरनल डिसीजंस को लेने में, कि अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को हम बेटर मैनर में कैसे रन करने, इसके लिए हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होती है विच इज नॉट जनरेटेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सी ऑप्शन अगर देखें, शेयर होल्डर्स डिमांडेड टू इंप्लीमेंट इट, नो, शेयर होल्डर्स ने ये बिल्कुल डिमांड नहीं किया है। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन इट, नो, सॉरी, बिकॉज द कॉस्ट अकाउंटेंसी इज मेनली डन टू सूट द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। जो इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का, विच रन्स द ऑपरेशंस ऑफ कंपनी, उसके लिए बनाया गया है। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटेंसी इसलिए बना क्योंकि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी जितनी हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी से मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज मेनली यूज्ड बाय, तो अगेन मैंने बोला कौन यूज करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की इंफॉर्मेशन को? मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन,
इन्वेस्टर्स, बैंकर्स या ऑल द स्टेक होल्डर्स? तो देखिए इट इज मेनली यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय मेनली ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, योर इन्वेस्टर्स, योर शेयर होल्डर्स, योर इंटरनल मैनेजमेंट, योर एम्प्लॉइज, योर कस्टमर्स एज वेल, दे माइट आल्सो बी लुकिंग एट अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की बात करूं तो दैट इज मेंट फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाफ मार्कर के ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो इट इज अ वेरी गुड सिनेरियो। और ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉस्ट यूनिट? So what is a cost unit? It is basically a unit in which cost is measured. आपके बिजनेस में आप जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, उस कॉस्ट को किस यूनिट में मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। जैसे इफ आई एम रनिंग इंडस्ट्री वेयर आई एम मैन्युफैक्चरिंग लेट अस से शुगर, तो मैं कॉस्ट को कैसे मेजर करूंगा कि पर किलोग्राम ऑफ शुगर और पर टन ऑफ शुगर कितना कॉस्ट मेरा इनकर होता है। सिमिलरली इफ आई एम इन अ केमिकल इंडस्ट्री, आई एम प्रोड्यूसिंग पेट्रोल और डीजल, सो आई माइट बी इंक्लाइंड टू मेजर माय कॉस्ट अकॉर्डिंग टू लीटर, पर लीटर कितना कॉस्ट आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हूं तो पर किलोमीटर मेरी कॉस्ट होगी। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं जैसे होटल इंडस्ट्री, तो वो पर डे पर नाइट के हिसाब से अपनी कॉस्ट जो है वो मेजर करते हैं, मेंटेनेंस का कितना लगता है। सो दैट यूनिट इट इज यूजुअली अ फिजिकल यूनिट ऑफ टाइम और लेंथ और मास, जिसको हम वेट बोल सकते हैं, मास, and your yeah, these are the basic units, or volume, right? So kilometer, kiloliter, kilogram, all these basically are units which can be used as a cost unit. So correct answer is option number D. Next, question number 14. Financial planning is a tool used in, financial planning क्यों यूज करते हैं? हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है, या ऑल ऑफ द अबव? देखिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ टूल विच इज यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कोई प्लानिंग का पार्ट है ही नहीं। दिस इज बेसिकली टू रिकॉर्ड एंड समराइज द ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन द कंपनी। कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली इन्वॉल्व्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट्स इनकर्ड टू रन ऑपरेशंस, कॉस्ट टू रन ऑपरेशंस और टू प्रोड्यूस देयर गुड्स एंड सर्विस, दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म व्हिच बेसिकली इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसमें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती है, आपका बजटिंग भी आता है, सब कुछ आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, और फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर करनी होती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इशूड बाय, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? द आंसर इज क्वाइट एविडेंट from the name itself. The Institute of Cost Accountants of India, they introduce or they devise these cost accounting standards, although these cost accounting standards, they do not have the legal backing just like the financial accounting standards do. तो उनको लीगल बैकिंग है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो लीगल बैकिंग वैसी नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is not a direct cost? Direct cost is a cost which is associated directly in the production of the goods or services. तो यहां पर मटेरियल कॉस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वो भी नाम से पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एंड द लेबर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रहा है वो भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं, दीज आर बेसिकली एक्सपेंडिचर्स विच हैपन रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। फॉर एग्जांपल, द रेंट्स पेड, the interest incomes or the interest expenditure that you do on your prior loans that you have taken। तो ये सारे जो आपके खर्चे होते हैं वो आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं। तो ये आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम? सो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम आपको ध्यान रखना है, एट सर्टेन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दे यूज दिस। दीज आर यूजुअली और केमिकल इंडस्ट्रीज, जिसमें आपकी रिफाइनरीज भी आती हैं, राइट? इसके बाद आपकी पेपर इंडस्ट्रीज, your textile industries, tanneries are basically the industries which are involved in leather works, जो leather manufacturing और leather goods को produce करने में जो काम करते हैं, these are basically tanneries. So these are certain kinds of industries which are using the process costing system. तो यहां अगर हम देखें, हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी आंसर बनना चाहिए। होटल इंडस्ट्री इज अ सर्विस इंडस्ट्री, इट विल यूज सर्विस कॉस्टिंग। शिप बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इट इज यूजुअली डन एज अ जॉब कॉस्टिंग और अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एंड द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगेन इज अ कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राइट?
Next, question number 18. The escalation clause is normally a part of job order, hospital services, process industry और contracts. देखिए आपको ध्यान रखना है escalation clause क्या होता है. This clause is usually entered in the contract agreements or contract which is signed between two parties, where it is agreed beforehand that in case the cost of running operations or the cost of completing the contract, like cost of raw materials purchased or cost of labor which is involved in that particular contract, if the costs increase during the contract period, तो ये कॉस्ट आपके फाइनल पे आउट में रिफ्लेक्ट करेंगी. तो ये चीज को जब हम अपने क्लॉज में एंटर करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट के अंदर उसको एंटर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज. दैट इफ द प्राइसेस escalate dramatically or the economic conditions they change dramatically during the term of the contract and the contract is still not completed, it is being executed, then the terms of the contract they can be renegotiated according to the new conditions, right? तो ये हमारा escalation clause है, ये हमारे contracts के अंदर ऑप्शन नंबर डी में ये यूज किया जाता है. ठीक है, so this is the halfway mark where we have discussed half of the questions of the module D. Now again it is a time to remind you that if you like these kinds of discussions, these kinds of questions, then you should look at the questions which you will see actually in the exam. एग्जाम में एक्चुअली कैसे सवाल आएंगे वो देखने के लिए आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको अच्छे चैप्टर वाइज क्विजेस चाहिए जहां पर आपकी एग्जाम वाली जो नॉलेज है वो टेस्ट हो जाए. एंड फॉर दैट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव क्रैश कोर्स, एंड फॉर दैट यू कैन यूज द कोड LIVE80 in order to get an 80% discount on the amount of that particular course. So if you are interested, please go to the description box and check out the link given there, and on the link you can explore the course, then decide whether you want to purchase it or not, and then you can use the code LIVE80 if you finally decide to purchase it, right? So next up is question number 19. Which of the following is a cost unit? Again same question, cost unit यहाँ पर कौन सा है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया cost unit is usually a physical unit, जिसे आपका लेंथ, टाइम, वेट और मास, वॉल्यूम इन सब का यूनिट होता है. तो यहां पर आप देखिए किलोवाट आवर इज बेसिकली अ यूनिट यूज्ड टू मेजर एनर्जी. ठीक है, तो एनर्जी आप यूजुअली देखते होंगे जो आपकी बैटरीज या सेल्स आप यूज करते हैं, वहां पे एम्पियर आर के बेसिस पे आपको कितना एनर्जी है वो दिखाया जाता है. सिमिलरली आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं, जो पावर आप यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली मेजर्ड इन किलोवाट आवर्स. सो दैट इज अ यूनिट टू मेजर एनर्जी, बेसिकली इट इज अ कॉस्ट यूनिट. देन बैरल used to measure volume, again a cost unit. Metric ton, again a unit of mass used to measure costs. So all these again are your cost units. Answer is option number D. Next is question number 20. Which of the following is not likely to use service costing? सर्विस कॉस्टिंग कौन यूज नहीं करेगा? तो सर्विस कॉस्टिंग कौन यूज करता है? द कंपनीज और बिजनेसेस विच आर यूजुअली इनटू सर्विसेज इंडस्ट्री और सप्लाइंग इंडस्ट्री. जैसे यहां पर आपकी होटल इंडस्ट्री आएगी, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बोलते हैं. ठीक है, आपके बाकी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं. ठीक है, इसके बाद आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज है, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आल्सो यूज दिस पर्टिकुलर मेथड. Then your utility companies basically are the companies which supply electricity or water or gas to your homes. This company is basically supplying, is not producing. So do not confuse it with the company which generates electricity or the company which generates water or generates gas. This is the company which is basically supplying it to your homes. ठीक है, तो ये आपकी जो कंपनीज होती हैं सब सर्विस कॉस्टिंग यूज करती हैं. तो यहां पर आप ऑप्शंस देखिए, वाटर सप्लाई कंपनी ये सर्विस कॉस्टिंग यूज करेगा. ट्रांसपोर्ट कंपनी ना होटल, ना हॉस्पिटल, ना म्यूनिसिपैलिटी, ना सप्लाई वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी विल नॉट बी यूजिंग सर्विस कॉस्टिंग, राइट? और इट माइट, लेट अस लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल. कंसल्टेंसी फर्म again is providing a kind of service. And cement company, now cement company is basically not doing any kind of these services. ट्रांसपोर्ट कंपनी को तो मैं मान सकता हूं कि एक बार सर्विस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. सो यस, आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस द सीमेंट कंपनी इज द मोस्ट सुटेबल वन, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग अ गुड एंड देन सेलिंग दैट गुड. सो दे व्हाट दे विल बी यूजिंग, दे विल आइदर बी यूजिंग यूनिट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस दैट दे आर यूजिंग टू मेक सीमेंट. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो बनना चाहिए यहां पर वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट कंपनी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस कैन इंक्रीज ड्यू टू व्हाट? आपके फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं विच आर देयर रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन दैट यू आर डूइंग.
आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसके अलावा भी जो खर्चे आपको करने पड़ते हैं वो आपका फिक्स्ड ओवरहेड होता है। तो इसके खर्चे कैसे बढ़ सकते हैं? इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाने से फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस पे कोई खर्चा नहीं आना चाहिए, राइट? Increase in salary of the supervisors. These salary of the supervisors, that is irrespective of the level of production. Whether you are doing less production or more production, आपको supervisors को salary देनी पड़ती है, और अगर आप अपने मैनेजमेंट की या supervisors की salary बढ़ाते हैं तो आपका fixed overhead expense जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का सेलिंग प्राइस बढ़ा देने से आपके खर्चे कैसे बढ़ेंगे, इसका कोई रिलेशन नहीं है। चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से भी आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस नहीं चेंज होता है, इससे आपका जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें फर्क पड़ सकता है, द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल दैट यू आर यूजिंग, उसमें फर्क पड़ सकता है। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is not a category into which the standards are normally classified? So under standard costing, the standards that we strive to attain in the costing terms, उन standards को हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा बेसिक स्टैंडर्ड्स, जो एक लॉन्ग टर्म एवरेज के बेसिस पे हम लोग एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। दूसरा होता है आइडियल स्टैंडर्ड, दिस अज्यूम्स आइडियल कंडीशंस एंड द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, और वो जो स्टैंडर्ड बनेगा वो आइडियल स्टैंडर्ड होगा। एंड थर्ड वन इज योर करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। सो आपका बेसिक होता है, आइडियल होता है और करंटली अटेनेबल होता है। फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स आपके नहीं होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, द वेरिएंस इन मटेरियल कॉस्ट इज ड्यू टू। नाउ वेरिएंस क्या होती है जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस? वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन योर स्टैंडर्ड कॉस्ट versus your the cost which has actually been incurred, the actual cost that you have done, राइट? उसके बीच का जो डिफरेंस है वो होती है वेरिएंस। तो वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट में, जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हैं उसके स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क कैसे आ सकता है? पहला, वेरिएंस इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल हम कंज्यूम कर रहे हैं उस मटेरियल का प्राइस ही चेंज हो चुका है, जो हमने अज्यूम किया था उससे ज्यादा उसका महंगा प्राइस हो गया है, सस्ता हो गया है। Variance in the quantity of the material consumed, yes, this might also happen, that let us say if I produce 1 unit of my product and for producing 1 unit I need 1 kg of raw material, ठीक है, और ये इसके बेसिस पे मैंने अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया था, बट नाउ आई फाइंड आउट दैट टू प्रोड्यूस माय 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आई नीड टू यूज 2 kg ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इससे मेरा एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज्यादा निकल कर आएगा, राइट? सो वेरिएंस इन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दिस इज ऑल्सो राइट। थेफ्ट और पिल्फरेज ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर मैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान मेरा जो रॉ मटेरियल है, मेरा मटेरियल इज बीइंग स्टोलन बाय सम वर्कर्स और स्टोलन बाय सम पीपल, और इट इज बीइंग पिल्फर्ड और लीकिंग आउट ऑफ द सिस्टम, so again I will end up using more material than it is actually required, and yes again my material cost will vary। जितना मैंने स्टैंडर्ड किया है उससे ज्यादा कॉस्ट मेरी आएगी अगर मेरा सामान चोरी हो रहा है या मेरा सामान लीक कर रहा है कहीं से, और डेलिबरेटली इनडेलिबरेटली हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, या फिर वो सामान जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, या वो सामान का एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है वो चेंज हो चुका है। तो हर केस के अंदर मेरी मटीरियल कॉस्ट में वेरियंस देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24th, sorry, which of the following is not a probable cause of labor efficiency variance? अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे नहीं चेंज होगा, आपको ये बताना है कि कौन सा कॉज नहीं है। ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, इफ द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, तो इससे मतलब व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट, दैट मोर मटेरियल वी विल एंड अप यूजिंग इन मेकिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि वो मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको अच्छा बनाने के लिए मुझे या तो ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैं ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करता हूं तो इससे मेरा मटेरियल कॉस्ट का जो वेरिएंस है वो मेरा जरूर इंपैक्ट होगा, राइट? लेट अस लुक एट द अदर ऑप्शंस। पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इफ इट इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड, obviously it will lead to decline in productivity, and if the productivity declines, that means the workers, they will not be able to perform at their best, and yes, their labor efficiency will decline। ठीक है, तो ये तो हमारा जो वेरिएंस का कारण जो है वो बन जाएगा। चेंजेस इन वेजेस पर आर, अगर हम वेजेस में ही चेंज कर दें, जो वर्कर्स को हम कॉम्पनसेशन देते हैं वही चेंज कर दें, तो लेबर एफिशिएंसी वहां से भी चेंज होगी। नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दैट if there is a standard process to make something and the workers are not following that process, then again the labor efficiency will not be according to our standards। तो labor efficiency में कोई variance कैसे आता है, अगर पुअर मेंटेनेंस मशीनरी की कर रहे हैं, वर्कर्स को जो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं वो हम चेंज कर रहे हैं, वर्कर्स का जो टाइम लगना चाहिए प्रोडक्ट बनाने में वो टाइम जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम लग रहा है, तो यस इन सभी केसेस के अंदर वी विल एंड अप सीइंग सम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। द करेक्ट आंसर हियर विल बी
your option number A, not option number C, but option number A, inferior quality of material used in production. Right? Next is question number 25. The important points in setting the cost standards include what? अगर मैं cost standard set करता हूं तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे? अगर मुझे कॉस्ट स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो बेंचमार्क टू बी यूज्ड इन असर्टेनिंग द स्टैंडर्ड्स, दैट व्हाट इज द बेंचमार्क, व्हाट इज द टेस्टेड काइंड ऑफ अ कॉस्ट दैट वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड इन द फील्ड, और उसको देख करके मैं अपना कॉस्ट डिसाइड कर रहा हूं, तो ये बेंचमार्क होना चाहिए. peculiar operational aspects of the organization, certain unique aspects of my organization, जिसकी वजह से जो मेरा कॉस्ट है वो कम या ज्यादा हो सकता है. I will also take into that into account. Proper identification of the cost center so that the variances may be properly segregated, कि मैं हर कॉस्ट सेंटर का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करूं ताकि मुझे पता चल जाए कि कहां से कितनी कॉस्ट में वेरिएंस आ रही है. तो ये सारी चीजें मुझे कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को सेट करने में ध्यान रखनी पड़ती हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग के सेम क्या नहीं है? देखिए, डायरेक्ट कॉस्टिंग, it is used to denote to marginal costing, because in marginal costing we only use the direct costs attributable to a product and we attribute or allocate that cost to the product. तो जितनी डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल हो, लेबर हो, या डायरेक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो, उनको हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ते हैं. हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है या नॉन वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको हम नहीं जोड़ते हैं, तो इसीलिए हम उसको डायरेक्ट कॉस्टिंग कहते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्ट कॉस्टिंग होती है, इट इज बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अनदर नेम. Absorption costing is basically a cost where we allocate all the direct and indirect cost, all the fixed and variable cost to the particular product, and therefore the cost of the product it rises in the absorption costing. ठीक है. Next is question number 27. PV ratio, profit volume ratio, is a ratio of what? Contribution to sales price, price to volume, profit to volume, price to cost. यहाँ पर आप वॉल्यूम देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. दिस इज बेसिकली ratio between the contribution and the sales price. So correct answer is option number A. PV ratio is usually denoted as contribution upon sales price into 100 if you want to write it in percentage terms. What is contribution? Contribution is basically the sales price per unit minus your direct or variable cost per unit divided by the sales price per unit into, that is your profit volume ratio. Next, question number 28. Which one of the following statements is not correct regarding break even analysis? Break even analysis के बारे में कौन सी statement correct नहीं है? Statement number A. A financial or a financing bank prefers to finance a project with low break even point. एक बैंक जो लोन दे रहा है एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो ऐसा चाहेगा कि जो प्रोजेक्ट है उसका ब्रेक इवन पॉइंट लो हो. लो का ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ये हुआ कि यू कैन अचीव अ सिचुएशन ऑफ जीरो प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मींस यू कैन रिकवर ऑल योर कॉस्ट्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर लो ब्रेक इवन है, इसका मतलब हम कम प्रोडक्ट सेल करके लो सेल्स पे ही हम अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी माइट स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट. तो जितना लो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, प्रॉफिट कमाने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे. तो यस, कोई भी फाइनेंसिंग बैंक चाहेगा कि जो प्रोजेक्ट हो उसका ब्रेक इवन पॉइंट लो हो. इफ फिक्स्ड कॉस्ट्स आर इंक्रीज्ड, द ब्रेक इवन पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस. अगर मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, चाहे वो मेरी फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना. ब्रेक इवन एनालिसिस में हम यही टेस्ट करते हैं कि हमें कितनी सेल मिनिमम करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिकवर द कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड. So if the fixed cost is more, we will have to make more sales, and therefore the break even point will also increase. ठीक है. So this is also correct statement. Contribution is the difference between the sales price and the variable cost of the unit. Yes, absolutely right. This is the exact definition of contribution, the difference between the sales price and the variable cost per unit. Next, a unit operating below break even level always means that it is incurring cash losses. अगर कोई यूनिट है जो ब्रेक इवन लेवल के नीचे ऑपरेट कर रहा है, तो इसका हमेशा यह मतलब होता है कि वो कैश लॉस को सफर कर रहा है. तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वही एकमात्र नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट अ यूनिट व्हिच इज ऑपरेटिंग बिलो द ब्रेक इवन it is incurring cash losses. It is not always necessary, because अगर cash losses मेरे तभी हो रहे होते हैं अगर मैं already मेरे पास कोई cash की earning नहीं है and I am doing some losses. But it might happen that certain unit it might operate at a break even point for some point of time, and for some point of time it is operating at a point higher than the break even. और अगर आप break even से नीचे भी operate कर रहे हो, then also it might happen that you are not incurring cash losses, you are incurring losses from your accruals and not from your cash. Right? So correct answer is option number D. Next is 29th question. Margin of safety takes into account which of the following? So margin of safety is basically the difference between the estimated sales and the break-even sales.
एज द रेशियो कंपेयर टू द एस्टिमेटेड सेल्स। तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश होती है कि मेरी जो एस्टिमेटेड सेल्स है उसमें मेरे पास ब्रेक इवन के बाद कितना मार्जिन है, राइट। सो ये आपका किसको काउंट करेगा, आपकी फिक्स कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को, ब्रेक इवन सेल्स को, एस्टिमेटेड सेल्स को या ब्रेक इवन सेल्स को। तो अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड सेल्स इनटू 100, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30th। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आई टोल्ड यू ऑल कॉस्ट्स, variable or semi variable or fixed, they are allocated to the product, right? So it only the variable costs are taken as the cost of the unit of the product. No, this is not correct. This is basically marginal costing. मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लिया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओनली फिक्स कॉस्ट आर टेकन एज द कॉस्ट ऑफ, अगेन दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को, सिर्फ फिक्स कॉस्ट को नहीं लेंगे हम। ओनली द वेरिएबल कॉस्ट एंड द वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आर टेकन एज द कॉस्ट ऑफ यूनिट, अगेन दिस इज इनकरेक्ट। Both variable cost and the proportionate fixed costs are taken as the cost of the unit. Yes, this is right. तो यहां पर हमें ध्यान रखना है absorption costing के अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31st। द बजट इज अ प्लान एक्सप्रेस्ड इन, बजट जब हम बनाते हैं उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मनी टर्म्स में ओनली, ओनली फिजिकल यूनिट्स में, both money terms and physical units, or neither money terms nor physical units. So in a budget we basically use both physical units as well as money terms. So money terms में तो we will be talking about the value in money, this much lakh, this much crore, this much thousand. In physical units we might also budget for, you know, this number of x number of units purchased or x number of sales to do. तो इस तरीके से हम physical units भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। A budget prepared for a specific activity is called, अगर हम एक स्पेसिफिक चीज के लिए बजट बना रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बजट, परफॉर्मेंस बजट, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। बेसिकली इट इज अ प्रोग्राम बजट, एक फिक्स्ड प्रोग्राम, एक फिक्स्ड फंक्शन के लिए जो बजट बन रहा है वो हमारा प्रोग्राम बजट है। परफॉर्मेंस बजट इज अ काइंड ऑफ बजटिंग वेयर वी आर एक्चुअली कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस और द टारगेट्स अचीव्ड एंड यूजिंग दैट वी बेसिकली मेक आवर बजट्स। फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि फिक्स्ड बजट्स में जो आपकी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस करने रिजिड होते हैं, एंड द फिक्स्ड बजट इज नॉट इजी टू चेंज अनलेस एंड अंटिल देयर आर सम ड्रास्टिक चेंजेस in the economic conditions, then only fixed budget can be changed. Flexible budgets are budgets where there is a great scope for flexibility and the levels of operations and the targets set or the activity therein, it can also be modified on a daily basis. तो वो हमारा flexible budget होता है, ठीक है। Next is question number 33rd. The budget in which each of its constituent part needs fresh rationale for its inclusion in that year's budget is known as what? That means that whenever we start making a budget, if we are not considering the previous budgets, and in this new budget that we are making, we will consider each and every aspect of budgeting with fresh और from scratch, यानी बिल्कुल शुरुआत से हम लोग बजट अगर बनाना शुरू करें तो इसको हम बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। Zero based budget is option number C. So here, while making this budget, we disregard the findings or the performance of the targets achieved or the targets missed or the provisions made in the earlier budgets. तो इसलिए मेरा zero based budget होगा, ठीक है। Next is question number 34. Which of the following is or are the components of a budgetary control system? तो बजटरी कंट्रोल करने के लिए यानी कि बजट के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए आपको बजट कमेटी चाहिए, आपको बजट सेंटर चाहिए, बजट मैनुअल चाहिए, यू नीड एवरीथिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स एज वेल व्हिच यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ और व्हिच यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर फंक्शनिंग इफ यू वांट टू effectively implement a budgetary control on your organization. So correct answer is option number D. Next is question number 35th. A budget is normally considered to be a long term budget if it covers a period of more than what? तो कितने टाइम पीरियड के बाद अगर एक बजट कवर कर रहा है तो हम उसको लॉन्ग टर्म बजट बोलेंगे। तो यस, इट इज 1 ईयर, 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर अगर कोई बजट आपका 1 महीने से लेकर के 12 महीने तक का कोई बजट बनता है तो उसको यूजुअली हम शॉर्ट टर्म बजट में मान लेते हैं। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड को टारगेट करते हुए बजट इज बीइंग मेड, इट विल बी नोन एज अ लॉन्ग टर्म बजट, राइट। So these are all the questions, 35 questions, 5 questions per chapter from the 7 chapters of the module D of the FM component. And I hope you enjoyed this particular video. If you did so, please do like the video and do share this video with all your fellow aspirants and also subscribe to our YouTube channel. लेकिन अगर आपको ये discussion satisfying नहीं लगी क्योंकि आपको लगा questions being asked were very easy and the questions being asked were not up to that level, then that means you need to be a part of a course where we provide
questions with that kind of a quality, that kind of a difficulty level that you actually see in the exams. And if you want to be a part of such a course, you can check the description link given below. There you will find this live crash course batch number 3. In this, we provide you 40 full-length mock tests and chapter-wise quizzes for all the chapters of all the 4 components. And this is something that you will not find anywhere else in the market, that I really believe in. And अगर आपको एक कोर्स को चेकआउट करना है, आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करें, और उसके बाद लाइव 80 कोड जरूर यूज करिएगा 80% डिस्काउंट को अवील करने के लिए in order to buy this course, right? So that is all that I had to share with you in this particular video. I hope you prepare well for the FM component for the upcoming JIB examination and do very well in there. That is all that I had to share with you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.